अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस समय वीडियो देख रहा है, जिस टाइम वीडियो देख रहा है, उसे उस टाइम का नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज का क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स का चौथा दिन है। तीसरी क्लास में मैंने बताया था कि मैं आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाऊंगी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि उसमें बेसिक से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो थोड़े इजी है वो पहले देख लेते हैं, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं वो सबसे लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन स्टूडेंट ने मेरा पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखा है तो उनसे गुजारिश है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा क्लास देखें, ताकि आपको बेसिक से चीज़ें समझ में आए। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप वो वीडियो देखोगे तो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, तभी तो हम टेंस बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंस परफेक्ट के कहलाते हैं। आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि सेंटेंस आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, लास्ट में इस टाइप के कोई भी शब्द मिले तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि यह परफेक्ट का टेंस है। तो अब बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। हैज जो है एक वचनकर्ता के साथ लगेगा और हैव बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा। हैज एक वचनकर्ता के साथ लगेगा और हैव बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा। और अगर आप लोगों ने क्लास 1 देखा है तो हमने उसमें क्लियरली बता दिया है, जो भी परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो उन तीनों सब्जेक्ट में, तीनों सेंटेंसेस में, तीनों टेंसों में जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस हो आपके सामने, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, और यह हैज, हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो हैव, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, और कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और जो कुछ होगा वो आगे लिख देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होता हो, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव में क्या होता है, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में
नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि नहीं शब्द आता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद उसका प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से और समझ लीजिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो हैज़ और बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिन लोगों को वर्ब नहीं आती हैं, जिन लोगों को वर्ब याद नहीं है और जिनके पास बुक नहीं है, तो इससे पहले एक वीडियो छोड़कर एक वीडियो मैंने डाली है, उस वीडियो में बहुत सारी वर्ब लिखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, जितनी भी फॉर्म है सारी लिखी हैं। तो जिन्हें दिक्कत हो रही है वर्ब में, तो वो वीडियो देखकर कॉपी पे नोट कर लें और याद 5-5 करके तक याद करेंगे तो भी याद हो जाएंगी। निगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़, हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं और बाकी एज इट इज उतार देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? अब जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया था, तो हमें पहचानना तो होगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, कामा ते थे, कामा ई या बड़ी ई आदि शब्द आते हैं, वे सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ, वह खाना खाता था, मैं पानी पीती थी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, मैं बाज़ार जाती थी, मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करती थी, तो लास्ट में ती थी आया है, या मैं वहाँ गई। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताता, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं, वे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी डू या डज। डू या डज, डज हम तब लगाते थे जब सब्जेक्ट एक वचन का होता था, तो यहाँ पर डू ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब पास्ट इंडेफिनिट है तो डू की सेकेंड यानी कि डू की पास्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट फॉर्म होती है डिड, इसे हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म। इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाए थे, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया था कि जब सिंपल सेंटेंसेस होते थे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे। तो पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले लिखते थे सब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ मैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते थे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन करता है तो हम एस या ई एस जोड़ते थे, वरना नहीं। यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें नहीं देखना है। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो भी वर्ब होगी मेन वर्ब उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में, निगेटिव सेंटेंसों में हम डू या डज का प्रयोग करते थे, अब हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट। कर्ता से कोई मतलब नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब चलेगी यहाँ पर, सब्जेक्ट फिर डिड नॉट। फिर ये देखिए, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब हम डू की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, जो निगेटिव वाले होते हैं
उन्हीं में से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिख देनी चाहिए। सॉरी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। एक बार और समझिए, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो सिंपल वाक्य होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन का हो, बहुवचन का हो, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हमें कोई भी परवाह नहीं है इस बात की, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब के नाम पर, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह खाना खा चुका है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वे सेंटेंस पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये कौन सा वाक्य है, ये देखिए, ये सिंपल वाक्य है, यानी कि पॉजिटिव। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही सब्जेक्ट है। तो ही एक वचन है या बहुवचन, ही एक वचन है, एक वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, तो ये हो गया ही हैज़। वह खाना खा चुका है, तो वर्ब हो गई खाना, यानी कि ये वाला खाना, खाना जो चबा चबा कर खाते हैं, काम करते हैं, वो वाला खाना। तो खाना खाने की होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और खा क्या रहे हैं, फूड, तो ईटन द फूड। वह खाना खा चुका है कि इंग्लिश हो गई ही हैज़ ईटन द फूड। सीता बाग में फूल नहीं तोड़ चुकी है, तोड़ नहीं लिखा, यहाँ पर है सीता बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी है, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट सीता। काम कौन कर रहा है, काम कर रही है सीता, तो सीता वही सब्जेक्ट। अब ये देखिए, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। जब किसी का नाम होता है तो वो हमेशा एक वचन आता है, तो एक वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ये देखना है वाक्य में निगेटिव यानी कि नहीं का प्रयोग है तो निगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सीता हैज़ नॉट, वर्ब क्या है यहाँ पर, सीता बाग से फूल तोड़ चुकी है, यानी ये जो तोड़ना है, तोड़ रही है, तोड़ना एक काम है, तो ये हो गई वर्ब। तो तोड़ने की होती है प्लक, और थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। सीता हैज़ नॉट प्लक्ड द फ्लावर फ्रॉम गार्डन। पिताजी बाजार क्यों नहीं जा चुके हैं, तो पिताजी, अब ये देखिए, ये क्यों शब्द आया है, क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द होता है। यह सेंटेंस पढ़ते ही हमें ये पता चल रहा है कि यह एक प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्योंकि होती है वाई, फिर उसके बाद हैज यानी कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार करता है पिताजी, पिताजी एक वचन है तो करता आएगा हैज़ द फादर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द हो तो पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द फादर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जाना यानी कि गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, गो के साथ लगता है टू तो हो गया गोन टू, गोन टू मार्केट, बाजार की होती है मार्केट। तो
तो पिताजी बाजार क्यों जा चुके हैं? वाई हैज़ द फादर गोन टू मार्केट? क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचा चुके हैं? तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वे के हिसाब से लगाएंगे। वे बहुवचन करता होता है तो यहाँ पर आएगी हैव। फिर सब्जेक्ट है वे की मीनिंग होती है दे। अब वाक्य में नॉट का प्रयोग है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है मचाना, शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज, तो मेक की होती है मेक्ड ए नॉइज इन द क्लास। पांचवा सेंटेंस है गांधी जी दिल्ली जाते थे। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए जाते थे जैसे ही हमने देखा याद आया कि ये तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है गांधी जी। फिर उसके बाद लिखनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब है जाना की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट के साथ लगता है टू, और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। तुम खाना नहीं खाते थे, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है ये निगेटिव है, निगेटिव में हमें चाहिए है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो हमें डिड का यूज़ करना है। यू के बाद लगाएंगे डिड नॉट। सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाक्यों में हमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, अभी मैंने बताया। बाकी सब में से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है वर्ब की। तो खाना होता है ईट द फूड। क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो यहाँ पर आया है क्या से हमें पता चला यह वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, सब्जेक्ट हो गया वे। अब नॉट का नहीं का प्रयोग है वाक्य में, तो लिखेंगे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वर्ब है खेलना यानी कि प्ले द क्रिकेट। यहाँ पर हम क्रिकेट की जगह मैच का यूज़ भी कर सकते हैं। और क्रिकेट खेल कहाँ रहे हैं? फील्ड में, इन द फील्ड। आठवां सेंटेंस है हम घर का काम क्यों करते थे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों, तो क्यों को हमें लिखना है पहले यानी कि वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद सब्जेक्ट है यहाँ पर वी यानी कि हम। अब ये देखिए घर का काम की तो हो गई है, पूरे की मीनिंग हो गई है होमवर्क। लेकिन करते, ये जो करना है इसकी मीनिंग होती है डू द होमवर्क। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और पूरा कोर्स सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं आपके पास अपने आप वीडियो पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सेंटेंस आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, पूछिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं।